हर वो महिला के, हर वो पुरुष के जो परेशान है अपनी त्वचा की वजह से, जो परेशान है अपने बालों की वजह से कि आखिर बाल इतनी जल्दी झड़ क्यों रहे हैं, स्किन में बहुत काले काले धब्बे क्यों आ रहे हैं, सफ़ेद धब्बे क्यों आ रहे हैं, स्किन इश्यूज बहुत सारे हैं आजकल। तो उन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर निशी जी देने वाली है। आपकी नज़र में स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्किन का बुरी स्लीप, खराब खाना और इंस्टाग्राम। आदि बंद कर दो भैया। सोशल मीडिया क्योंकि 50 साल के बाद बाल झड़ने हो शुरू होते थे, फिर आदमी चंदवापन जो रहता है, चंदवा कहते हैं उसको हम लोग, वो दिखता था। लेकिन आज तो जल्दी हो गया ये 20-25 साल में। हाँ, 25 साल की एज में आपको दिख सकता है बहुत लोगों का। क्या करना चाहिए मैडम इसके लिए? फिर चेहरे पे नींबू लगा लेना, बेकिंग सोडा लगा लेना, जो डायलॉग टूथपेस्ट लगाना, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इसका क्या करें? इसको मत करो। मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो अपनी स्किन के लिए तो उसको एटलीस्ट खराब भी मत करो। लोग ये भी कहते हैं कि भैया चॉकलेट खाने से या फिर ऑयली खाना खाने से पिंपल्स होते हैं। ये भी कि सवाल है जिनको पिंपल्स होते हैं, ये एक मिथक है या फिर सही है ये? मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी लेकिन ये सच है। मानसून है और बदलते मौसम में तो सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि भैया अब बारिश आ गई है। बारिश में भी लोग चेहरे का ख्याल रखते हैं, स्किन का ख्याल रखते हैं, बालों का भी ख्याल रखते हैं। कैसे रखना चाहिए क्योंकि बारिश अभी शुरू हुई है? तो हेयर ट्रांसप्लांट 100% रिजल्ट्स देता है अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो, और अच्छी जगह से कराया जाए तो। क्योंकि आज लोग आपसे पूछते होंगे कि मैडम आपकी ग्लोइंग का राज क्या है? आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, आप तो पूरी चीजों का ख्याल रखती होंगी, लेकिन फिर भी आपका सीक्रेट क्या है? इस देश में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल अगर कोई होगा तो शायद यही एक सवाल होगा, यार मेरे बाल झड़ क्यों रहे हैं, इतनी जल्दी बाल क्यों झड़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर दूसरा इंसान ये सवाल किसी न किसी से करता ही है। जब वो नाई के पास जाता है बाल कटवाने के लिए तब भी ये सवाल पूछा जाता है कि मेरे बाल पक रहे हैं, ऐसा लग रहा है, सफ़ेद हो रहे हैं बाल। ये भी एक सवाल है। तो आज ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं क्योंकि स्किन वाली डॉक्टर यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निशी जी हमारे साथ में है। और बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत दिनों से आ रही थी कि भैया कोई स्किन वाले डॉक्टर को लेके आओ जिनके साथ आप बैठो और बात करो, उनसे पूछो हमारे सवाल। तो जनता की ओर से बहुत सारे सवाल आए हैं, वो सवाल जो आम आदमी के हैं, हर वो महिला के, हर वो पुरुष के जो परेशान है अपनी त्वचा की वजह से, जो परेशान है अपने बालों की वजह से कि आखिर बाल इतनी जल्दी झड़ क्यों रहे हैं, स्किन में बहुत काले काले धब्बे क्यों आ रहे हैं, सफ़ेद धब्बे क्यों आ रहे हैं, स्किन इश्यूज बहुत सारे हैं आजकल। तो उन सारे सवालों के जवाब डॉक्टर निशी जी देने वाली है। रायपुर की रहने वाली है और न्यू राजेंद्र नगर में बहुत शानदार क्लिनिक भी है। न्यू राजेंद्र नगर की राजेंद्र नगर सिविल लाइन, माफ करना। और सिविल लाइन में बहुत शानदार क्लिनिक भी है जो आप स्क्रीन पर लगातार देख पा रही होंगी। तो डॉक्टर निशी जी नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। नमस्ते। बिल्कुल, आपने अपना कीमती समय निकाला और भिलाई टाइम्स को आपने दिया, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बताओ कि बहुत अधिकांश लोग ये बोल पाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कि स्किन वाले डॉक्टर ही बोलते हैं? स्किन वाले डॉक्टर हाँ, जिनको थोड़ा आइडिया है वो डर्मेटोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बहुत लोग स्किन वाले डॉक्टर के नाम के अंडर, जरूरी नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, और वो बस अपने आप को स्किन वाला डॉक्टर बोल के, कॉस्मेटोलॉजिस्ट बोल के लोगों का ट्रीटमेंट करने लगते हैं। तो मैं हमेशा डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड ही प्रेफर करती हूँ रादर दैन कि कोई स्किन का डॉक्टर है या कोई स्किन के डॉक्टर बोल के वो उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है। कई ऐसे लोग हैं बहुत सारे। तो जो डर्मेटोलॉजिस्ट लोग होते हैं उन्होंने एक्चुअली अपना पूरा टाइम, अपनी पूरी एनर्जी एमबीबीएस के बाद जो वो 3 साल पढ़ाई करते हैं वो सिर्फ स्किन हेयर की पढ़ाई को दिया रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्हें हम क्वैक्स बोलते हैं एक्चुअली, वो ऐसे होते हैं कि स्किन के डॉक्टर हैं वो, या कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो टर्म आजकल बहुत कॉमनली सुनने में आता है। आजकल ब्यूटी पार्लर वाली जो होती हैं उन लोग भी अपने आप को कॉस्मेटोलॉजिस्ट के बता देते हैं और वो स्किन डॉक्टर भी बन जाते हैं बाद में। हाँ, मतलब ये बहुत कॉमन है। ब्यूटी पार्लर्स में भी आप देखोगे कि स्किन वाले ट्रीटमेंट, लेजर बेस्ड ट्रीटमेंट आजकल सब होने लगे हैं। और लोगों को लगता है से मशीन लेके आएंगे, कोरिया से मशीन मंगा लेंगे। बिल्कुल आप अमेज़न पे ही देखोगे तो आपको कोई भी ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट की मशीन 10-12 हज़ार से मिलने लगती है। मशीन लगवा ली, क्लिनिक चालू कर दी, बोली स्किन वाले डॉक्टर। हाँ, ये बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा। यस,
तो मतलब अगर किसी स्किन वाले डॉक्टर के पास जाए तो ये पूछना पड़ेगा कि मैडम आपने पढ़ाई कहाँ से की है, सर आपने पढ़ाई कहाँ से की है, ये तो पूछना ही पड़ेगा। मतलब पूछना तो चाहिए कायदे से। जब आप अपनी बॉडी में हर चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा अच्छे से रखते हैं जी। कि जैसे आपको पेट दर्द हो रहा है अगर, तो आजकल कोई मेडिसिन वालों के पास नहीं जाना चाहता, आजकल लोग सीधे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर उनको अगर उनको ऐसे कुछ सर में दर्द हो रहा है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना प्रेफर करते हैं रादर देन कि एक रेगुलर डॉक्टर के पास चले जाएं। तो जब स्किन की बात आती है तब आप ये क्यों नहीं करते हैं कि हम अब इतनी सावधानी क्यों नहीं बरतते हैं कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, हम क्यों किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या वो क्यों किसी पार्लर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा खतरनाक स्थिति ना है, बहुत खतरनाक, क्योंकि वो लोग आपके स्किन पे क्या अप्लाई कर रहे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत बार कुछ ऐसी चीजें जो इंस्टेंटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं वो इन द लॉन्ग रन आपकी स्किन के लिए उतनी सेफ नहीं होती हैं, वो आपकी स्किन को बाद में डैमेज करती हैं, जो उनको बाद में समझ आता है जब तक उनका मेन टाइम निकल चुका होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कंडीशंस जो एक्चुअली पहले ही प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने से ठीक हो सकती थी वो और खराब सिचुएशन में पहुंच जाती हैं, उसके बाद उसको ठीक करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है और उतना ही टाइम टेकिंग हो जाता है, खर्चीला भी है। डेफिनेटली वो भी हो जाता है। लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे डॉक्टर निशी यानी कि डर्मेटोलॉजिस्ट जो है, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई है और ये कितना टाइम लगता होगा इसमें पढ़ाई करने में, और आपका अनुभव वो भी बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट मेरी लाइफ का सारा जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है, जो यूथ होता है, वो मैंने पढ़ाई में दिया है। जब लोग सारे मस्ती कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे होते हैं, हम बैठ के MBBS कर रहे होते हैं, हमारे लाइफ के 5-5.5 साल पहले MBBS में चले जाते हैं। जैसे ही हम 12th पास करते हैं फिर हम 5.5 साल के लिए MBBS करते हैं, उसके बाद हम PG करने जाते हैं तो हमारे 3 साल PG में चले जाते हैं। उसके अलावा हमें SRशिप करनी होती है, जब जिसे सीनियर रेसिडेंसी भी बोलते हैं। बहुत लोग उसके आगे फेलोशिप करते हैं, जैसे कि मैंने एस्थेटिक्स में फेलोशिप करी, उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट में मैंने फेलोशिप करी है, उसमें मैंने अलग अपने 2 साल दिए हैं। तो अब आप काउंट कर लो, 5.5 साल हो गए, 3 साल हो गए और 2 साल हो गए, मतलब कि 12 साल 11-12 साल तो निकल ही गए मेरे। बाप रे। कॉलेज कहाँ से? तो मैंने अपना जो MBBS है वो मैंने नागपुर से किया है, उसके बाद मैंने जो अपना PG है वो मैंने बैंगलोर से किया है। ग्रेट। और उसके बाद मैंने जितना भी है ट्रांसप्लांट और मेजर एस्थेटिक्स ये सारा जो सीखा है वो मैंने उसी के शहर दिल्ली से सीखा है। बहुत बढ़िया। लेकिन पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर आपने वो सारे बड़े शहर घूम चुकी हूँ पढ़ के। बहुत बढ़िया, शानदार। अब वक्त आ गया अपने छत्तीसगढ़ के लिए। अब छत्तीसगढ़ की है? मैं छत्तीसगढ़ की हूँ, मैं एक्चुअली दुर्ग से बिलोंग करती हूँ। और जब मैं यहाँ वहाँ पढ़ भी रही थी तो मुझे लगता था कि यार अगर मुझे कोई कंसर्न है तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बाहर जाएं, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस टाइम नया स्टेट था, इतना डेवलप नहीं था और वहाँ यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज भी नहीं अवेलेबल थी। तो लेकिन अब बाकी राज्यों से कहीं हम आगे निकल चुके हैं। हाँ, बहुत तेजी से अब बहुत अच्छा हो गया है। लोगों का नजरिया, लोगों का जो सोच है, सब कुछ बदल रहा है। बिल्कुल बहुत डेवलप हो चुका है, नो डाउट। सारी अच्छी टेक्नोलॉजी, सारी अच्छी फैसिलिटीज, चाहे वो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज हो, चाहे वो बड़े बड़े ब्रांड्स हो, चाहे वो गाड़ियों के अच्छे शोरूम हो, सब कुछ आने लगे हैं। अच्छे कैफेज आ गए। बिल्कुल जी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल आपसे क्या रहता है जब कोई पेशेंट आपके पास आते हैं? ऐसे कैसे, मतलब सबसे ज्यादा सवाल किसके पे पूछते हैं पेशेंट? सबसे कॉमनली लोगों का ये रहता है कि अगर हमें कुछ भी XYZ कंडीशन है तो ये पूरी खत्म हो जाएगी क्या? अच्छा, एक ही बार में? हाँ, उनको बस ये चाहिए कि आप एक बार में कुछ कर दो और चमत्कार हो जाए, जादू की छड़ी घुमा के। हाँ, हम ऐसे दिख रहे थे और हम ऐसे सेलिब्रिटी के जैसे दिखने लगे। ये एक बहुत कॉमन नोशन रहता है कि उनको लगता है कि अगर डॉक्टर के पास आए हैं तो शायद उनका सब कुछ ठीक हो जाएगा। होता है बट उसमें टाइम लगता है। पर लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है। वो इजी रास्ता कैसे सोचते हैं, पार्लर में चले जाते हैं, ब्लीच लगा लेंगे, पार्लर वाले बताएंगे भी नहीं कि क्या लगा रहे हैं, 1 मिनट में आप चमकने लग जाओगे और उनको लगता है कि हाय हम तो डॉक्टर के पास गए,
हमने इतनी मेहनत भी करी, हमने इतना खर्चा किया, इतने पैसे दिए और हमें वो ग्लो तो नहीं मिला जो पार्लर वालों ने दे दिया। गलत बात वाकई में। लेकिन उनको मतलब ये बात लेकिन वो कुछ टाइम के लिए है, ये भी समझते नहीं लोग। हाँ, कुछ टाइम के लिए है और विद टाइम हार्मफुल है। हाँ। मतलब अगर वो चीज आप बार बार कराते रहो तो आपकी स्किन में जो डैमेज होने वाला है वो ज्यादा होने वाला है वर्सेस जो आपको 5 मिनट का ग्लो मिल रहा है। वाकई में ये बड़ा समस्या है। एक सवाल, जैसे बाल को लेके आपके पास आते होंगे, हेयर को लेके महिलाएं आती होंगी, लड़के भी आते होंगे। लड़के आते हैं? बहुत बहुत एक मेजर। लड़कियों से ज्यादा लड़के आते हैं? ऐसा आते हैं। तो बड़ा संकट है मतलब लड़कों के लिए ये गंजेपन वाले इश्यू आते हैं कि बाल पकने वाले हैं? दोनों आते हैं विद टाइम। आजकल मैं ये देख रही हूँ कि ग्रेइंग ऑफ हेयर जो है वो बहुत ज्यादा यंग पॉपुलेशन में भी दिखने लगी है। लोगों का स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, लोगों का खाने का तरीका बदल गया है, बहुत सारे लाइफस्टाइल टाइम होता था कि 50 साल के बाद बाल झड़ने शुरू होते थे, फिर आदमी चंदवापन जो रहता है, चंदवा कहते हैं उसको हम लोग, वो दिखता था। लेकिन आजकल जल्दी हो गया ये 20-25 साल में। हाँ, 25 साल की एज में आपको दिख सकता है बहुत लोगों का। क्या करना चाहिए मैडम इसके लिए? फिर क्या करें? मतलब ये तो बड़ी समस्या, विश्व समस्या हो गई है। हाँ। समाधान क्या है ये भी बता दो आप। तो कि अगर आपका ये है कि आप ये देख रहे हो कि आपकी जो हेयर लाइन है वो पीछे जा रही है धीरे धीरे, और आपके जो बाल हैं वो जितने मोटे हुआ करते थे पहले, अब उससे थोड़े से पतले होते जा रहे हैं, तो वो हमें मतलब जेनेटिक प्रॉब्लम है एक, जिसे कि मेल पैटर्न हेयर लॉस भी बोलते हैं, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब इसमें अगर आपकी जीन्स कॉन्स्टेंटली काम कर रही है कि आपके बाल पतले हो जाएं और गिरते जाएं, तो उसके अगेंस्ट अगर आप प्रॉपर टैबलेट्स लेते हो या फिर आप सॉल्यूशन लोशन, इलाज है। तो लोग बोलते हैं कि अनुषांगी के यानी कि जीन से तो चलते रहेगा, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलाज है, अगर आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। आपके बाल उतने ज्यादा नहीं झड़ते हैं, बहुत हेल्दी रहते हैं। तो बट कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। एक अजीब सा सवाल कर रहा हूँ, मेरे मन में सवाल आया कि आप चूंकि इसकी पढ़ाई के लिए है, तो कभी आप लोग को मन में नहीं आया कि यार एक इंसान के शरीर में मतलब सिर पे कितने बाल होते हैं कि ना जाए? ये कभी आप लोग कभी सोचे होंगे कभी कि भाई इसकी पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बन गई हेयर की? तो मेरे लिए सबसे इसका रेलेवेंस तभी रहता है जब हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना होता है कि भाई जितने ज्यादा बाल होंगे उसके, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन रहेगा कि मैं उतने बाल लेके उसको बेटर तरीके से उनके सर पे प्लेस कर सकूं कि मुझे बेस्ट रिजल्ट आए। जितने ज्यादा कम बाल रहते हैं, जितना ज्यादा प्रोग्रेशन के बाद आते हैं लोग कि अब तो बहुत सारा खाली हो गया है, अब कुछ कर दो, तो उतना डिफिकल्ट होने लगता है वो चीज, उस चीज को सॉल्व करना। समय रहते इसलिए पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम से झड़ने के बाद आओगे तो फिर मुश्किल है। मुश्किल है। ये बड़ा अजीब सवाल था और अजीब सवाल का बहुत शानदार जवाब उन्होंने दिया। मुझे एक बता दीजिए कि आजकल तो इंस्टाग्राम में हर कोई डॉक्टर बन के बैठे हुए, रील्स एकदम बैठे बैठे बना रहे कि ये खा लो, वो पी लो, ये लगा लो तो ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। ये कितना चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए, डॉक्टर बिरादरी के लिए स्पेशली? बहुत ज्यादा। एक्चुअली एक तो गूगल का पहले था ही कि गूगल खुद ही अपना डायग्नोसिस दे देता है। अब सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं जो खुद ही अपना ट्रीटमेंट बना के बता देते हैं, या फिर कोई प्रोडक्ट को एंडोर्स करते करते उसको प्रमोट कर देते हैं। और जरूरी नहीं है ना कि अगर किसी एक की स्किन पे कोई चीज काम कर रही है तो दूसरे की स्किन पे भी वो काम करेगा ही। सबके शरीर अलग होते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो चेहरे पे नींबू लगा लेना, बेकिंग सोडा लगा लेना, जो डायलॉग टूथपेस्ट लगाना, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, इसका क्या करें? इसको मत करो। मतलब अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो अपनी स्किन के लिए तो उसको एटलीस्ट खराब भी मत करो। ये मतलब अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो खराब भी मत करो। हाँ, पॉइंट है भाई, सुन लो बात को जी। जो महंगे स्किन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसा लोग बोलते हैं कि भाई अच्छे होते हैं, या फिर कम बजट वाले भी वैसा ही काम कर सकते हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ, मतलब जरूरी नहीं है कि हर महंगा प्रोडक्ट अच्छा हो और जरूरी नहीं है कि हर सस्ता प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा। हाँ, खराब होगा। क्योंकि बहुत बार जो उसका इंग्रेडिएंट क्या है, कितने कंसंट्रेशन में है, वो सब चीज से बहुत फर्क पड़ता है। आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी कि जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो, आप उसके इंग्रेडिएंट के पैसे दे रहे हो या आप उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग और पैकेजिंग के पैसे दे रहे हो। तो उसके भी दे रहे हैं लोग, बहुत दे रहे हैं। तो ब्रांडिंग बहुत तगड़ी हो रही, मार्केटिंग बहुत तगड़ी हो रही है। बिल्कुल। एक बहुत ही कॉमन सा ब्रांड है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, आप जिसको सुनोगे वो लोग उसको यूज करते रहते हैं। और हाँ, मैं नाम तो नहीं लूंगी। नोटिस हम दोनों को आएगा। मैं शो नहीं करना चाहती हूँ अपने आप को इतने जल्दी, बट हाँ, बहुत सुंदर, बहुत क्यूट
पैकेजिंग में वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई उसकी इतनी एफिशिएंसी कि कितना अच्छा होगा प्रोडक्ट उसकी कोई गारंटी नहीं है। उसमें क्या डला रहता है, जरूरी है कि उन्होंने हर एक चीज जो उसमें डली है वो लिखी है कि नहीं वो भी नहीं पता है, और जो उन्होंने लिख रखी है वो सच में उसमें डाली है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन उनकी मार्केटिंग इतनी बढ़िया है कि हर दूसरी लड़की जिससे अगर मैं पूछ रही हूँगी तो वो जरूर उस ब्रांड का नाम एक बार तो ले दिए कि इसका मैं ये यूज कर रही हूँ या उसका मैं वो यूज कर रही हूँ। यूज करती होंगी, समझ गई होंगी, बिल्कुल समझ गए होंगे। आई एम वेरी श्योर। कमेंट कर देना आप लोग। देखो हमने नाम नहीं लिया, हम लोग आप लोग से पूछ रहे हैं कि भैया क्या है करके। एक सवाल एक और आता है कि जो अमूमन जो है लोग एक स्कैम में फंस जाते हैं, जल्दी गोरा होना है। बहुत सारे ऐड भी आते हैं, हमने बहुत सारे ऐड बचपन में हमने भी देखे, हमने भी उसे यूज़ किए हैं। ये स्कैम है, इसके चक्कर में कैसे बचना चाहिए? पढ़ तो जाते हैं लोग, बट बचना कैसे चाहिए और कितना खतरनाक हो सकता है जल्दी गोरा वाला चक्कर? तो आजकल जो भी गोरा होने वाली क्रीम्स आती हैं उसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड रहता है, जो कुछ टाइम बाद अगर आप देखोगे कि बहुत टाइम से कोई ओवर द काउंटर जाके जो क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं उनकी स्किन पतली होने लगती है, उन लोगों की स्किन लाल दिखने लगती है, धूप में जाने से उन्हें लगता है कि यार अब हमारी स्किन में ना जलन होने लग रही है। वो स्किन डैमेज के क्लासिक साइंस हैं। जितना आप स्टेरॉइड यूज करोगे आप डेफिनेटली गोरे हो तो जाओगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन वो आपकी स्किन को इतना हार्म कर देगा कि हो सकता है आपकी स्किन कभी वापस रिकवरी ना कर पाए। और ऐसा नहीं है कि आप गोरे अगर हो गए हो कुछ टाइम के लिए तो आप हमेशा गोरे रहोगे। आप उसको बंद कर दोगे यूज करना तो आप शायद जैसे थे उससे ज्यादा खराब हो जाओ, हकीकत क्योंकि आपकी स्किन उतनी डैमेज हो चुकी है। सही बात है, जैसे रहो यार वैसे ही सही रहो, गोरे से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आदमी स्मार्ट होना चाहिए दिमाग से। स्किन साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, गोरी जरूरी नहीं है। जी जी। लोग ये भी कहते हैं कि भैया चॉकलेट खाने से या फिर ऑयली खाना खाने से पिंपल्स होते हैं। ये भी कि सवाल है जिनको पिंपल्स होते हैं, ये एक मिथक है या फिर सही है ये? मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी लेकिन ये सच है। मतलब जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है उनके में डेयरी प्रोडक्ट्स एक बहुत मेजर ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं। उसके अलावा आप अगर बहुत मीठा खा रहे हो तो वो भी एक बहुत मेजर ट्रिगर फैक्टर हो सकता है। यहाँ तक कि तली हुई चीजें भी, आपको जितना भी समोसा कचौड़ी या फ्राइड स्नैक्स पसंद है, आप जितना वो खाओगे आपकी स्किन उतना ही खराब होने वाली है, आपको उतने एक्ने आने वाले हैं। तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। जो लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को चॉकलेट गिफ्ट देते हैं तो बढ़िया कुछ और देना शुरू कर दो, चॉकलेट मत दो। लड़कियों के पिंपल्स अगर बचाना चाहते हो तो ये भी टिप्स है। भी मेरे ख्याल से सही फेस वॉश दो और साथ में चॉकलेट दे दो, या डर्मेटोलॉजिस्ट ओपिनियन के साथ उनको चॉकलेट दे दो। सही बात है, नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का हम। चूंकि मानसून है और बदलते मौसम में थोड़ा सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि भैया अब बारिश आ गई है, बारिश में भी लोग चेहरे का ख्याल रखते हैं, स्किन का ख्याल रखते हैं, बालों का भी ख्याल रखते हैं। कैसे रखना चाहिए चूंकि बारिश अभी शुरू हुई है? तो बारिश एक ऐसा टाइम है जब एलर्जी, एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। स्किन में भी कॉमन हो जाते हैं और हेयर में भी बहुत कॉमन हो जाते हैं। आप बहुत लोगों को सुनोगे कि यह डैंड्रफ बहुत बढ़ने लगा है हमें, जो एक्चुअली एक स्कैल्प का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। उसके अलावा एलर्जी, रैशेज और बाकी खुजली और ये सब बहुत सारी बीमारियां साथ में होने लगती हैं। तो 2-3 चीज़ों का जिसका खास ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर से भीग के आ रहे हो तो एक बार फ्रेश पानी से आप एक बार शावर ले लो। अच्छा। ताकि अगर लोग सोचते हैं कि भैया हम तो बादल के पानी से आए, मतलब बढ़िया ऊपर से पानी गिरा उसी पानी से नहा के आ रहे, जरूरत नहीं है। अब वो पुराना समय गया ना कि एकदम जो बरसात का पानी होता है वो इतना साफ हुआ करता था कि उसको पी सकते थे। अब तो पॉल्यूशन इतना हो गया है कि किस लेयर से होके पानी आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जरूरी नहीं है कि जो पानी आपके ऊपर आ रहा है वो एक्चुअली बहुत साफ पानी। एक बार नहा ले या फिर अच्छे से एक फ्रेश पानी से अपना शावर ले लें। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपने आप को पूरा ड्राई करके रखें, गीले कपड़े नहीं पहनना है, कॉटन क्लोथ्स, हाँ हल्के से नम जो कपड़े होते हैं वो सब नहीं पहनना है। फ्रेश ड्राई कपड़े पहनोगे तो ये सब चीजें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मोजे वाला एक इशू है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि जो लोग मोजे पहनते हैं और बारिश में निकलते हैं, जूते गीले होते हैं, मोजे गीले होते हैं, उसके बावजूद वो पहने रहते हैं। हाँ। वो कितना खतरनाक हो सकता है पैर के लिए, ये भी आप बता दीजिए। बहुत पैर में बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन, टीनिया जिसे बोलते हैं, रिंग वॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग, वो बहुत कॉमनली दिखने लगता है। पैरों के बीच में आप देखोगे कि सफेद सफेद फंगल इन्फेक्शन भी होने लगता है, वो भी एक बहुत कॉमन चीज है। तो अगर आपके जूते गीले हो जा रहे हैं
तो भाई आपको 2 घंटे लगे, आप उसको हेयर ड्रायर से सुखाओ बैठ के, उसके बाद ही पहनो, जूते वरना मत पहनो ज्यादा, तो चप्पल पहन के मत निकलो। पहनो, वो एक वाकई में, ऑप्शन है। हाँ वाकई में सनस्क्रीन एक बड़ा टॉकिंग पॉइंट रहता है हर घर में कि भैया सनस्क्रीन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। कई लोग मना करते हैं, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपके पति थे सनस्क्रीन को लेके बड़ा वो रहते हैं, तो उनके बारे में बताइए एक्सपीरियंस। और सनस्क्रीन घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये? तो सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग एक उसे बहुत इम्पोर्टेंट स्किन केयर रूटीन में एक फैक्टर मानते हैं जी। क्योंकि आप अपने जब स्किन को सन के रेज से, जो हार्मफुल रेज होती हैं, यूवीए रेज होती हैं, यूवीबी रेज होती हैं, उनसे आप बचाओगे तो आप बहुत सारी स्किन की बीमारियों से या दिक्कतों से अपने आप को बचा सकते हो। और सन के कारण जो बहुत कॉमन एक चीज़ देखी जाती है, एक तो वो एजिंग है कि जो सन एक्सपोज स्किन होती है ना, उसमें एजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो झुर्रियाँ बहुत जल्दी आने लगती हैं, फाइन लाइंस आने लगती हैं। एक बहुत खूबसूरत स्टडी में देखा गया था कि कोई एक ट्रक चलाने वाले थे जो हमेशा एक तरफ बैठ के ट्रक चलाते थे। विथ टाइम 10-20 साल बाद उनके दोनों मतलब हाफ फेस को अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा फर्क है कि अगर कोई ऐसे हाफ करके दिखाएगा दोनों को अलग अलग, तो कोई बोलेगा कि ये सेम इंसान नहीं है। डार्क रहा होगा, कलर से ज्यादा रिंकल्स, आप शॉक हो जाओगे उसे देख के, इतने रिंकल्स हैं एक तरफ, इतना सारा सन डैमेज है, इतना सारा चेंज है एक तरफ, वर्सेस जो अंदर की तरफ वाला साइड होता था। हाँ। जिसमें बहुत कम चेंजेस हैं। ड्राइवर भाइयों में नजर आता होगा अभी भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहाँ केयरिंग करते हैं वो बेचारे। हाँ, गाड़ी चलाते हैं, निकलते हैं, घर आते हैं, अपना सो गए, खा गए। बिल्कुल, लेकिन ये चीज उनको देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। हालांकि इंडियन स्किन की एक बहुत खूबसूरत बात है कि जो हमारा कलर रहता है, जिसे बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं एक्चुअली, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है सन के रेस से। इसलिए आप हमेशा देखोगे, ज्यादा गोरा नहीं, ज्यादा काला नहीं, बीच में। हाँ, आप जितने डार्क हो ना, आपका स्किन उतना प्रोटेक्टेड है सन के रेस से, क्योंकि जो मेलानिन होता है जिससे कलर आता है, वो बहुत ही मतलब वो सन के रेस से आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है। इसीलिए कभी इंडियंस हों, आप उनको देखोगे कि वो कभी सन के रेस में जाके जलते नहीं है। हाँ। लेकिन वहीं पे आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे तो आप अमेरिकन को देखोगे, रशियन आते हैं हमारे गोवा में आके बढ़िया सनबर्न लेने आते हैं, जल जाते हैं, उनकी एकदम लाल हो जाती है स्किन और वो जल जाते हैं। इंडियंस क्या है, बस थोड़ा सा टैन होते हैं, 1-2 महीने में ठीक हो जाते हैं। जी जी। एक और चीज आजकल बहुत ट्रेंड पर है, हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ जो पीआरपी ट्रीटमेंट और हेयर ट्रांसप्लांट, ये दोनों कितने सुरक्षित और असरदार है, और इसको समझाइए कि पीआरपी ट्रीटमेंट क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट 100% रिजल्ट देता है अगर आप सही जगह से कराओ तो। हेयर ट्रांसप्लांट यानी कि एक बाल को लगाते हैं आप लोग? हाँ, तो हम कहाँ से लगाते हैं? हम आपके सर के पीछे से जो आपके बाल होते हैं, जो कभी भी झड़ते नहीं है, वहाँ से लेते हैं और उनको आगे की तरफ इस तरीके से प्लेस करते हैं कि ऐसा लगता है सामने वाले को कि आपके पूरे उतने ही बाल हैं सर के सामने भी। ये हेयर ट्रांसप्लांट है। ये हेयर ट्रांसप्लांट छत्तीसगढ़ी में आप लोग खेत में रोपा लगाते हो, धान लगाते हो, ये वही है? उसी तरीके से। बहुत सारा शब्दों में समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, रोपा लगाने वाला सिर में रोपा लगाते हैं। क्योंकि हम अब नए बाल आप उगा नहीं सकते हो। हाँ। जिनका रूट खत्म हो चुका है, जो मर चुका है, आप उसको जब तक आप बीज नहीं लगाओगे तब तक वहां से बाल नहीं उग सकता है, वहां पे पेड़ नहीं उग सकता। तो वो बीज कहाँ से आएगा? वो पीछे से जो आपके बाल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, हम वहां से जो तो बचे रहते हैं वो। हालांकि आप देखोगे कि किनका भी चांद पूरा खाली हो जाए, लेकिन पीछे के बाल हमेशा बचे रहते हैं। हाँ, हमेशा ही रहता है। तो हम बाल वहीं से लेके उसको आगे की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट 100% रिजल्ट्स देता है अगर उसे सही तरीके से किया जाए तो, और अच्छी जगह से कराया जाए तो। क्योंकि आजकल बहुत कॉमनली देखा गया है कि जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, वो लोग एक छोटा छोटा हेयर ट्रांसप्लांट यूनिट खोल लेते हैं, टेक्नीशियन को बुला के हेयर ट्रांसप्लांट करा दे रहे हैं। अभी एक कानपुर में डेंटिस्ट तो नहीं होंगे, लेकिन कुछ एक डेंटिस्ट है, सारे डेंटिस्ट नहीं, बिल्कुल बहुत, लेकिन काफी सारे लोग, क्योंकि एस्थेटिक्स और हेयर ट्रांसप्लांट ना आजकल बहुत ही ऐसे इंटरेस्टिंग और बहुत फैसिनेटिंग ब्रांच हो गई है कि सबको देख के, मतलब उसकी चकाचौंध देख के लगता है कि यार मतलब यही काम अच्छा है। तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं। कानपुर में एक बहुत ही वायरल केस हुआ था जब किसी डेंटिस्ट के पास किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया था और उनकी डेथ हो गई थी। बिकॉज ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कानपुर में तो हुई, बता रहे हैं? हाँ, हुआ है, बहुत सारे केसेस हुए हैं। 2-4
बाहर आते हैं, बाकी सारे दबा दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है, बहुत रिस्की होता है। इसीलिए अगेन मैं यही बोलूंगी कि आप जिसके पास जा रहे हो आप देख के जाओ, आप देख के जाइए कि भैया पढ़ाई लिखाई जरूर देख लीजिए, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, वो एक्सपर्ट है भी कि नहीं। ये है एक्सपर्ट लिख दिया आजकल, ये बहुत जी। तो ये हो गया एक और चीज बोलते हैं पीआरपी ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो पीआरपी क्या होता है? पीआरपी का फुल फॉर्म है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो आपका जो ब्लड रहता है ना, हम उसे निकालते हैं, उसके बाद हम उसे लैब में प्रोसेस करते हैं। उसमें से जितना भी ग्रोथ फैक्टर, जो आरबीसी, जो रेड ब्लड सेल्स रहता है जिसके कारण लाल कलर आता है, वो पूरा नीचे बैठ जाता है और उसके ऊपर वाला पार्ट जो है वहां पे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स सेटल हो जाती है। फिर उसको रिप्रोसेस करते हैं हम, और जितना भी हाईएस्ट प्लेटलेट वाला प्लाज्मा रहता है उसको हम ले लेते हैं, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होती है ना, वो ग्रोथ फैक्टर्स उनमें कूट के भरा रहता है। तो हम उसको ले लेते हैं, उसके बाद उसको माइक्रो इंजेक्ट किया जाता है आपके स्कैल्प पे। अच्छा। हाँ। खून से भी बाल बढ़ाया जा सकता है। तो अब जैसे देखे होगे कि बाल बढ़ाया नहीं, बाल उगाया जा सकता है। हाँ डेफिनेटली उगाया। अब देखे होगे कि अगर जो कोई घर का छोटा सा बच्चा रहता है जो खुद से खाना नहीं खा पाता है, तो मम्मी क्या करती है, उनके पीछे भाग भाग के उनको खाना खिलाती है कि तू खा और तू तंदुरुस्त हो जा, गाना गा के बढ़िया। ये उसी तरीके से पीआरपी सेम काम करता है। अगर आपके खून से आपके बाल को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं और उसे हेयर की रूट पे खुद जाके स्पून फीड करते हैं, डिलीवर करते हैं जी। अपने बाल को खाना खिलाया, बाल बेटर हो गया, बड़े हो जाएगा वो। बाकी एक दिन में आप कितना हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं और कितना टाइम लगता होगा इसमें? तो हेयर ट्रांसप्लांट काफी लंबा प्रोसीजर होता है। कम से कम 6-7 घंटे एक दिन में लग जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट करने में। हाँ, कभी कभी अगर किसी को बहुत ज्यादा ग्राफ्ट की जरूरत है, मतलब बहुत ज्यादा बाल की जरूरत है, तो कभी कभी उसे 2 दिन में भी करना पड़ता है। अच्छा। और मतलब जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं उन्हें कितना ध्यान रखना पड़ता होगा? तो डायरेक्ट सीधा अगले दिन से नहाना शुरू कर सकते हैं, शैम्पू लगाना शुरू कर सकते हैं, तेल लगाना भी, अगर ये भी आप बता दीजिए। तो स्टार्टिंग का जो 1 हफ्ता रहता है, थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रोसीजर हुआ रहता है। जहाँ पीछे से हम बाल लेते हैं वो एरिया थोड़ा हील होने में उसे समय लगता है, 4-5-6 दिन। बाल खींच के निकालते हैं पीछे से कि नहीं, मशीन से ड्रिल करके निकालते हैं। काफी दर्दीला पेन नहीं, हम लोग एनेस्थीसिया देते हैं तो पेन नहीं होता है। जब सोए रहो बस, अब आराम से आप लेटे रहो। बेहोश करते हो कि नहीं, सब एकदम बात करते रहते हैं। अच्छा। खाते पीते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, एकदम आराम से लेटे रहते हैं। लोग डरते भी है ना हेयर ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांट बोल दिया तो आदमी डर, बाप रे सर्जरी वर्जरी होने वाली है। तो पहले का टाइम अलग था, अब चीजें बहुत बदल गई हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, बड़ा इजी हो गया है, पेनलेस भी हो गया है। मैं एक सवाल करता हूँ, बहुत छोटा सवाल है, आपकी नजर में स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? स्किन का बुरी स्लीप, खराब खाना और इंस्टाग्राम। आदि बंद कर दो भैया। सोशल मीडिया क्योंकि लोग कुछ भी एडवाइस देते हैं वहां के, वो काम कर रहा हो नहीं कर रहा उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट जिसको वो प्रमोट करते हैं वो सच में अच्छा है नहीं अच्छा है। मेरे को कभी नहीं लगता कि जो इंस्टाग्राम पे सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स जिस चीज को प्रमोट करते हैं वो एक्चुअली उस चीज को यूज करते होंगे, चाहे वो उसके ब्रांड एम्बेसडर ही क्यों ना हो। तो बड़ा गंभीर विषय है। जब आप भी वीडियो बनाती थी। हाँ। आप भी तो इंस्टाग्राम पे रील डालती हैं, आप भी सजेशन देती हैं, तो प्रोडक्ट एडवाइस करती होंगी। मैं मेजॉरिटी हम जितना सजेस्ट करते हैं हम वो एक्चुअली यूज करते हैं, या फिर उन जिनको उस चीज की जरूरत है उनके लिए टारगेटेड वो रील बनाते हैं। और पढ़े लिखे भाई, और डर्मेटोलॉजिस्ट है, डिग्री साथ बात करती है, ऐसा नहीं है। एक और चीज जो आज अपने चेहरे पे लगाना लोगों को बंद कर देना चाहिए, क्या है? स्टेरॉइड क्रीम। हाँ, जो पहले आप बता चुकी हैं। हाँ। वाकई में। और स्वस्थ त्वचा के लिए बेस्ट डाइट या फिर सुपर फूड कौन सा है? मेरे ख्याल से ओमेगा 3 बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसे आप सुपर फूड मान सकते हो, सिर्फ स्किन के लिए नहीं पूरी बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्किन के बैरियर को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है, साथ में जॉइंट्स पे भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर एक सुपर फूड है जो कि इजीली अवेलेबल भी है और हमेशा काम करता है, तो आई थिंक वो ओमेगा 369 ही है। और ग्लोइंग स्किन के लिए 3 सबसे जरूरी विटामिन की बात करें तो एक तो विटामिन सी है, आप आंवले से खाओ, आप उसको संतरे का जूस पियो, आप नींबू खाओ, या फिर आप टैबलेट ले लो,
किसी भी फॉर्म में लो, लेकिन विटामिन सी बहुत मेजर रोल प्ले करता है वो ग्लो देने के लिए। हाँ बिल्कुल करता है। उसके अलावा ग्लूटाथायोन भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, जो एक्चुअली बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और आजकल जो 2 नए इंग्रेडिएंट आप बहुत सुन रहे होंगे, एक एस्टाक्सांथिन और जिसे कोएंजाइम Q10 बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छे स्किन सप्लीमेंट्स। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ का मौसम थोड़ा अलग टाइप का रहता है, यहाँ पे उमस भी है और चिपचिपापन वाला भी है, धूल धक्कड़ भी है। तो यहाँ के लोगों को अपनी सेहत का, अपने चेहरे का, अपनी स्किन का, अपने बालों का कैसे ख्याल रखना चाहिए? बहुत सरल तरीके से आप बताना चाहो तो। आप दिन में 2 बार अपना चेहरा साफ कीजिए, क्लेंजर, फेस वॉश यूज कीजिए। 2 से ज्यादा हो गए तो आप यूज कर सकते हैं, बट 2 बार मिनिमम है कि आप सुबह उठ के एक बार साफ कर लीजिए अपना फेस, और एक बार रात को आप दिन भर जहाँ भी घूम के आए हैं, जो भी करके आए हैं, मेकअप लगाए हैं, जैसा भी है, अब रात को एक बार स्किन प्रॉपर साफ करके अपना जो भी आपको रात को लगाना है वो लगा के आप सो जाइए। उसके अलावा मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, चाहे आपकी ड्राई स्किन हो चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, अपने स्किन के हिसाब से आप मॉइस्चराइजर लगाइए और सनस्क्रीन, उसे तो भूलना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। वाकई में एक हार्ड वाटर को लेकर भी एक बातें होती है कि भैया हार्ड वाटर से बाल झड़ते हैं। बिल्कुल झड़ते हैं। सही? तो बिल्कुल बहुत सही है। उसमें जो कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, उसमें जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं, वो हमारे हेयर को डैमेज ही करता है, तो वो उतना अच्छा नहीं होता है। अगर इसका इलाज क्या करें मैडम? एक तो आप वाटर सॉफ्टनर यूज कर सकते हो। हाँ आजकल बहुत ट्रेंड पे है, आजकल लोग लगा रहे हैं। ट्रेंड भी है और मतलब वो अच्छा भी है। जो हार्ड वाटर है वो आपकी सिर्फ हेयर के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी की स्किन के लिए भी उतना अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा इचिंग और एलर्जी ये सब वाली चीजें ना उसके कारण भी होती हैं। बिल्कुल। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट और सीरम का जो सच है, एक लोग इस पर भी बातें करते हैं, इसका क्या है? तो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स एक्चुअली काम करते हैं अगर आप सही ट्रीटमेंट सही जगह से कराओ तो जी। और जहाँ तक सीरम्स की बात है, तो सीरम्स का हमेशा एक कोई एक्टिव एजेंट होता है कि विटामिन सी सीरम होगा या हाइलुरोनिक एसिड सीरम होगा या रेटिनॉल का सीरम होगा या नाइसिनामाइड होगा। तो आप अपने स्किन के कंसर्न को लेके अगर आप कोई अच्छा सीरम यूज करोगे तो वो हमेशा रिजल्ट देता है। लोग आपसे पूछते होंगे कि मैडम आपकी ग्लोइंग का राज क्या है? आप तो डर्मेटोलॉजिस्ट भी है, आप तो पूरी चीजों का ख्याल रखती होंगी, लेकिन फिर भी आपका सीक्रेट क्या है? स्किन केयर, कंसिस्टेंट स्किन केयर, इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स भी मुझे बहुत पसंद है, ट्रीटमेंट्स कराना खुद पे भी। मैं कुछ भी अगर नया अपने क्लिनिक में लेके भी आती हूँ तो मैं पहले खुद के ऊपर ट्राई करती हूँ, उसका रिजल्ट देखती हूँ, उसके बाद ही उसको क्लिनिक में लेके आते हैं हम जी। तो इन क्लिनिक ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन ये सब के ऊपर आपकी लाइफस्टाइल, आपके सोने का शेड्यूल, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप लोग कितने घंटे सजेस्ट करते हैं, मतलब आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कि कितने घंटे सोना चाहिए? 6 से 8 घंटे वैसे तो आइडियल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन है तो मैं 10 से सुबह 6 बजे तक सो जाऊं, कल मेरा मन होगा तो मैं 4 बजे से 10 बजे तक सो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। आपका जो टाइम है वो भी कंसिस्टेंट होना चाहिए कि मैं 11-12 बजे सो जाऊं और मैं सुबह 7-8 बजे उठ जाऊं। वाकई में मरीजों की एक ऐसी आदत जो आपको सबसे ज्यादा आप चीड़ती है कि यार ये मरीज को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो वो अपना ना पहले से गूगल से या इंस्टाग्राम देख के ना अपना डायग्नोसिस बना के आ जाते हैं कि बता रहे हो जाते होंगे। उनको हम बता रहे हैं कि नहीं आपको ये नहीं है, पर वो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना खुद से वो मान के बैठ चुके हैं कि नहीं मुझे यही है। और फिर आप उनको कितना भी समझाने की कोशिश कर लो, कुछ लोग तो मानते ही नहीं है। वो भले डॉक्टर चेंज कर लेंगे, उनके पास चले जाएंगे जो मान जाएगा कि उनको वही है जो वो बोल रहे हैं, rather than कि हम छोड़ दें अपना गूगल का ज्ञान और थोड़ा सा सामने वाले की भी सुन ले जिनके पास हम खुद गए हैं। सुधार लो भाई आदत, बाकी में सबसे बेकार चीजें हैं। कुछ सवालों के जवाब जो है फटाफट चाहिए, जैसे कि होम रेमेडी यानी कि घरेलू जो नुस्खे हैं या फिर केमिकल पील्स। केमिकल पील्स हमेशा रिजल्ट देती हैं, और पर फिर भी अगर आप ऐसा लगता है कि आप नहीं जा पा रहे हो केमिकल पील कराने के लिए, तो एक जो बहुत अच्छा उपाय मेरे को घर पे अच्छा लगता है वो है बेसन। थोड़ा सा उसमें घी डाल लो, थोड़ा सा दूध या मलाई डाल लो, उसको आप बिल्कुल लगा सकते हैं। वो एक अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट की तरह काम करता है। होता ही है और हाँ एज ओल्ड है, हमेशा काम करता है। साबुन या फिर बॉडी वॉश? बॉडी वॉश। साबुन मतलब का ऑलमोस्ट जमाना जा चुका है। साबुन एक्स्ट्रा ड्राई कर देता है आपकी स्किन को बहुत बार। अब अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, मुझे लगता है कि 90% लोग आज भी साबुन यूज करते हैं, और फिर उसके बाद उन लोग को क्या लगता है, साबुन यूज करने के बाद आए अपने आप को पोछा, फिर उनको उनकी स्किन ना खींची खींची तनी हुई सी लगती है।
लेकिन वही चीज़ अगर आप अच्छे बॉडी वॉश को यूज़ करोगे तो आपकी स्किन को वो एक्स्ट्रा ड्राई नहीं करता है। तो बहुत सारे लोग, मैं जब समझता हूँ कि वहाँ छत्तीसगढ़ में देखता हूँ कि साबुन का जो यूज़ है वो बाल में भी कर लेते हैं। हाँ, शैम्पू रोज तो लगाते नहीं है, तो साबुन रोज लगाते हैं बाल में भी। कितना खतरनाक है भी, आप बता दीजिए। खतरनाक तो है। अगर आपका स्कैल्प ठीक से क्लीन नहीं होता है, अगर आपके बालों के बीच में गंदगी रह जाती है तो उसके कारण बहुत सारी आपको बालों की दिक्कतें आ सकती हैं, आपके बाल झड़ सकते हैं और उसके अलावा आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, आपको डैंड्रफ हो सकता है। तो बालों का भी प्रॉपर क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाकई में। फिजिकल सनस्क्रीन या फिर केमिकल सनस्क्रीन, दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए लोगों को? ये डिपेंड करता है कि कौन यूज़ कर रहा है और उसका पर्पस क्या है। अगर कोई प्लेयर है तो उन लोग फिजिकल सनस्क्रीन उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करती है। जो केमिकल सनस्क्रीन है उसे स्किन पे लगाने के बाद आधे घंटे का टाइम चाहिए रहता है टू एक्चुअली गेट एक्टिवेटेड, और उसके बाद वो काम करती है। तो वो पर्सन टू पर्सन और पर्पस टू पर्पस डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सनस्क्रीन चूज करनी पड़ेगी। महंगे प्रोडक्ट या फिर सही डाइट? ये धर्म संकट वाला सवाल है। बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक मैं फिर भी सही डाइट चूज करूंगी, क्योंकि अगर आप डाइट ठीक नहीं कर रहे हो तो आप कितना भी प्रोडक्ट लगा लो वो चीज़ तो वापस होने ही वाली है। वाकई में बहुत मज़ा आया, बहुत शानदार। और कोई ज़रूरी बात जो आपको लगता है कि भैया ये बतानी चाहिए मुझे, महिलाओं को, हमारे भाइयों को? मुझे बस यही लगता है कि अगर आपको सच में स्किन में या हेयर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप किसी प्रॉपर विशेषज्ञ के पास जाओ, रादर दैन आप किसी रैंडम के पास चले जा रहे हो। आप किसी यार मेरे इस दोस्त ने ये इस्तेमाल कर लिया, उसके ऊपर काम कर गया, मैं भी कर लेता हूँ। घर पे कुछ पड़ा हुआ है, इसको लगा के देख लेता हूँ, गूगल ने कुछ रिकमेंड कर दिया, उसे लगा के देख लेता हूँ, उसे लगा लिया, स्किन और डैमेज कर ली, पार्लर वाले के पास चले गए, पार्लर वाले अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दे देते हैं, बोलते हैं ओ आपको झाइयाँ हैं, ये पूरी खत्म हो जाएंगी, आप एक बार ये फेशियल करा लो। हाँ, और हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये सब चीजें जो हैं वो पूरी खत्म नहीं होती हैं, आप उसको मेंटेन कर सकते हो भले, बट नहीं हो सकती पूरी खत्म। मैंने अपने 4-5 साल इसी में दिए तो मुझे पता है कि वो नहीं हो सकती है। पढ़ाई की है आपने पूरी। तो ये मतलब मैं अब बार बार बोलती हूँ लोगों को कि प्लीज आप जिनके पास भी जा रहे हो आप मेक श्योर करो कि वो इंसान सही है आपके स्किन के लिए। एक आखिरी सवाल और इससे खत्म करेंगे चैप्टर आज का। आपने डॉक्टरी लाइन क्यों चूज की? मतलब ये आप तो पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ सोच सकती थी, डॉक्टर ही क्यों बनी? और उसके बाद ये फील्ड क्यों, डर्मेटोलॉजिस्ट? तो मेरी मम्मी डॉक्टर थी और बचपन से जब मैं उनकी क्लिनिक में जाती थी ना तो उनकी चेयर पे डॉक्टर संध्या नगरिया जी, तो जब भी मैं, और वो यहीं दुर्ग में ही है, तो जब भी मैं मतलब उनकी क्लिनिक में जाती थी मैं उनकी चेयर पे बैठ के, मेरे को इतना अच्छा लगता था। सब लोग उनको मैम मैम बोलते थे और मेरे को लगता था कि कोई दूसरे भी मेरे को मैम मैम बोलेंगे। और तब यही होता है ना कि जैसे आप अपने घर वालों को देखते हो आपको वैसे ही बनने का मन होता है। तो मेरे को ये लगता था सब मेरे को मैम बोलेंगे और इसलिए मेरे को डॉक्टर बनना है। वहाँ से वो चीज़ होती गई और अब इतना मन में आ गया था मेरे कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। तो फिर MBBS किया। MBBS करने के बाद आपको अपना इंटरेस्ट पता चल जाता है। मेरा काफ़ी हद तक इंटरेस्ट इस चीज़ में था कि लोगों में ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी होती है उनके स्किन इश्यूज के कारण, बहुत कॉमनली देखा जाता है। और हाँ, पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि ओह पिंपल है, ठीक है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, 20 साल की एज तक आता ही है, उसके बाद वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जिन्होंने कभी उसके लिए कुछ किया नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्कार्स हो जाते हैं जी, जिनको आप कितना भी ट्रीट कर लो, हो सकता है कभी कभी पूरे खत्म न भी हो। फिर मुझे लगा, फिर वहां से मेरा इंटरेस्ट स्किन में, हेयर में डेवलप होने लगा और मेरे को लगा कि लोगों को कॉन्फिडेंट इस लाइन में भीड़ भी नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत कम डॉक्टर है डर्मेटोलॉजिस्ट जो इसके क्वालिफिकेशन वाइज। हाँ, काफी क्वालिफिकेशन वाइज तो ब्यूटी पार्लर वाली थी, कॉस्मेटिक्स वाले बहुत सारे हैं ऐसे। बिल्कुल, वो तो आप ऐसे पत्थर मारोगे तो एक पे गिर ही जाएगा। एक आखिरी सवाल लड़कों की ओर से, मुझे लगता है कि सवाल करना चाहिए। जो लड़के लगातार दाढ़ी रखते हैं जैसे मेरी तरह हो गए, तो उनके साथ भी स्किन इशू हो सकता है, क्योंकि वो हर बार ट्रिम कराते हैं, पूरा क्लीन नहीं कराते। हाँ, तो उनको भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार देखोगे कि जिनकी दाढ़ियाँ रहती है ना उनके यहाँ पे फ्लेक्स आने लगते हैं, सफ़ेद कलर के स्केल्स दिखने लगते हैं। तो जैसे बाल में डैंड्रफ हो सकता है ना, वैसे दाढ़ी के एरिया में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो भाई आप प्लीज़ बार्बर की बात मत सुनना कि आप ये लगा लो या वो लगा लो या मैं शेव कर देता हूँ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
आप प्रॉपरली उसका ट्रीटमेंट भले करा लो। वो मोस्टली फंगल इन्फेक्शन ही होता है, आप एंटी फंगल कुछ क्रीम यूज कर लो, शैम्पू यूज कर लो, वो रिजॉल्व हो जाता है। क्लीन भी करा सकते हैं लेकिन बीच में कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए क्लीन? वो आपके मन के ऊपर है। नहीं मतलब एक डॉक्टर के तौर पे मैं आप क्या अपनी साइड से नहीं बोलूंगी कि आपको हर बार क्लीन कराना चाहिए, वो जरूरी है, या वंस इन अ वाइल क्लीन करा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब तक आप अपनी बियर्ड का केयर अच्छे से कर रहे हो, अगर आप नहीं भी क्लीन कराओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू मैडम। आपने बहुत सारी बातें, मतलब मुझे लगता है कि बहुत शानदार रहा। सारे सवाल बहुत अच्छे लगे मुझे कि पूछना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की ओर से आए थे, जनता ने पूछे थे, हमने फीडबैक मंगाया था, तो वो सवाल थे। उन सारे सवालों के जवाब आपने दिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग को लगता है कि भैया स्किन को लेकर कोई प्रॉब्लम है, हेयर को लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो सीधे नंबर हम डिस्क्रिप्शन पर दे दिए हैं, आप सीधे संपर्क कर लीजिए डॉक्टर निशी जी को। और रायपुर सिविल लाइन में इनकी बहुत शानदार क्लिनिक है, जो क्लिनिक की तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देखे ही होंगे। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी बातें हो, आप अभी भी कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम बाद में सीधे क्लिनिक पे आकर इंटरव्यू कभी और कर लेंगे आपके इन सवालों के साथ में। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।